हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सब होते हैं आपकी फाइनेंस इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है, तो उन्हीं क्लासेस को आगे बरकरार करते हुए आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप सभी को पता होगा आपका इंस्पेक्टर एग्जाम 100 नंबर का है, जिसमें से आपके 30 नंबर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी है। अगर हम अकाउंटेंसी की सिलेबस की बात करें, आपको बता दूं जो आपका पहला टॉपिक है रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम प्रॉपर्ली पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर आपको मैंने पीडीएफ भी मॉर्निंग में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, या आप सिंपली सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस। बात करें हमारा सेकंड टॉपिक में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा था, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सेकंड टॉपिक को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो बात करें थर्ड टॉपिक में, तो थर्ड टॉपिक में आपके सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बचे, रिलेटेड योर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये दो टॉपिक मैं कल आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट है, और नीचे आपके जो 3 टॉपिक है ये आपके नेक्स्ट संडे से पहले सारा कंप्लीट होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। देखो ये हमारे नोट से जो मैंने बनाया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है, बनाया क्यों जाता है। सर ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं कराया, तो ध्यान से सुनना इसके ऊपर स्टोरी। देखो ये कहानी है दो कंसर्न्स पे डिपेंड। दो कंसर्न इन द सेंस, मतलब कि एक कंसर्न हमारा होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। ध्यान से सुनना, एक हमारा क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा हमारा होता है ट्रेडर। दूसरा हमारा कौन होता है सर? ट्रेडर होता है। अभी तक आपने जितनी अकाउंटेंसी की वो हम ट्रेडर के प्रोस्पेक्ट से कर रहे थे। ट्रेडर मतलब कि वो बिजनेसमैन, वो इंसान, वो बिजनेस जो परचेज करता है बना बनाया सामान और आगे बेच देता है। मतलब कि ये मैन्युफैक्चर नहीं करता, खुद ये सामान नहीं बनाता, ये क्या करता है पीछे से सामान खरीदता है, आगे बेच देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडर। लेकिन अब कुछ ऐसे कंसर्न्स होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो सामान खुद बनाएंगी और खुद ही आगे बेचेंगी, उन्हें हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है। देखो ट्रेडिंग कंसर्न वाले को पता है कि मैंने पीछे से सामान 20 रुपए का लाया है, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के 23 रुपए का बेच दूंगा। उसे कोई झिकझिक नहीं है, उसे पता है मैं पीछे से 20 रुपए का आया मुझे सामान। मतलब कि मैं इसको कह सकता हूं, इसको कॉस्ट के बारे में पता है अपनी, इसको कोई अलग से कॉस्ट निकालेंगे जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी झिकझिक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए बनती है कि उसको कॉस्ट नहीं पता, उसको कीमत नहीं पता। वो क्या करता है, डिफरेंट रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, एक तरह का रॉ मटेरियल नहीं होता, डिफरेंट रॉ मटेरियल आएगा, उसे प्रॉपर्ली प्रोसेस करेगा। आपको पता है प्रॉपर्ली प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा सर? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इन द सेंस फिनिश गुड। ये इसका प्रॉपर प्रोसेस रहता है। अब उसने पता करना है ये जो प्रोसेसिंग में कितनी कॉस्ट लगी, इसमें आपकी लेबर लगी हो सकती है, एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हो सकता है, एक्स्ट्रा कुछ और भी एक्सपेंसेस हुए सकते हैं। रॉ मटेरियल डिफरेंट कौन कौन से लगे, फिर उसके बाद ये जो हमारा आउटपुट बना, जब ये बेचने योग्य बना, तो इसकी कीमत क्या हुई, कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, वो हमें सिखाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप सभी को याद होगा, देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, ये भी आपका फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। ध्यान सुनना सर, आपने तो अभी तक 3 बताए थे, अब आप मुकर गए हो कि अब आप बोल रहे सर 4 होते हैं। देखो 4 होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, मैं ये चीज बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस अपने पर्पस के लिए, अपनी कीमत जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। आपको याद होगा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते थे, सॉरी ट्रेडर्स के प्रोस्पेक्ट से बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जी सर। फिर हम बनाते थे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी सर। और लास्ट में बनाते थे बैलेंस शीट। बिल्कुल सही, ये हम किसके प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूं? ट्रेडर। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोस्पेक्ट से बोलूं, वो भी ये तीनों बनाता है, लेकिन साथ में एक और एक्स्ट्रा काम करता है, एक और पहले बनाता है, दैट इज आर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो हमने आगे पढ़ना है। मतलब कि जो बंदा खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है। अगर वो ट्रेडर है, पीछे से सामान लाता है, तो उसे मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट हमें बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन। बात करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, तो ये हमें बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोटिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
तो आपने बताना है सर उसका मेन मोटिव है कि आपको आपकी जो प्रोडक्शन आपने की है उसकी क्या कीमत लगी है, उसकी क्या लागत लगी है, उसकी क्या कॉस्ट लगी है, वो आपको बताए, वो उसका मेन मोटो है। अब मैं बताऊं हमने ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कैसे किया था। सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम इधर डालते थे ओपनिंग स्टॉक और लास्ट में डालते थे क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज करते थे कि नहीं करते थे। अब ये स्टॉक क्या होता है? सर ये स्टॉक होता था हमारा फिनिश गुड। ध्यान सुनना एक को कंसेप्ट, ये क्या होता था? फिनिश गुड, क्योंकि इसने प्रोसेस नहीं करना ना। लेकिन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो उधर आपको 3 तरह की इन्वेंटरीज मिलेंगे। ध्यान सुनना, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जाए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको कितनी तरह की इन्वेंटरीज मिलेंगी? सर हमें 3 तरह की इन्वेंटरीज मिलेगी। कौन कौन सी इन्वेंटरी मिलेगी? सर हमें एक इन्वेंटरी मिलेगी वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी पहले ये रुको, हाँ पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे हम बोलते हैं कि सेमी फर्निश गुड्स भी बोलते हैं हम इसे, बाद में बोले फिनिश गुड्स। ये 3 तरह के इन्वेंटरीज आपको मिलेंगी। देखो हम कब अकाउंट्स बनाते हैं? सर हम अकाउंट्स बनाते हैं 31 मार्च को, जब हमारा साल खत्म होने लगता है। सर उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं बचा हो। हमारे पास ऑब्वियस ही बात है 99% चांस है कि हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जरूर बचा होगा, कुछ कच्चा माल जरूर पड़ा होगा। तो उसका हम खाता लिखेंगे कि हाँ इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना ओपनिंग है, इतना हमने परचेज किया था, फिर इतना क्लोजिंग है, उनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना हमने कंज्यूम किया। फिर हम निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा बना हुआ, आधा पक्का हुआ। जरूरी नहीं है कि 31 मार्च तक आपने सब कुछ वो पूरा तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए गारमेंट स्टोर। हमारा गारमेंट ये जो है कपड़े बनाने का काम है। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी शर्टें सिली हुई पड़ी हैं, सारी की सारी शर्टें तैयार पड़ी हैं। कुछ ऐसा सामान भी होगा 31 मार्च को जो आधा सेमी स्टिच्ड हो, जो भी सिर्फ और सिर्फ कटिंग हुई होगी, उनको हम डालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि आधा वो रॉ मटेरियल है, ना ही वो फिनिश हुआ है, ना ही वो रॉ मटेरियल है, उसके बीच वाले को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट में जो पूरा तैयार पड़ा हुआ है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, दैट इज आर फिनिश गुड्स। ये 3 तरह की इसमें आपको इन्वेंटरीज मिलेगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3 तरह की वैरायटीज आपको मिलेंगी, दैट इज आर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिए। आपको ना 3 चीजें दी होंगी, आपने उसकी मदद से निकालना। मतलब कि आपको दिया जाएगा एक ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें आपने प्लस करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो हमारा क्या आ जाएगा सर? आंसर हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान रखना ओपनिंग प्लस परचेज इज माइनस क्लोजिंग, ये कर दो, आपका क्या आ जाएगा? कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल। तो चलो पीडीएफ की ओर चलते हैं, उधर मैंने लिखा गया है वो पढ़ते हैं। होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब आप अपने आप आंसर दोगे इसके बारे में। अब आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में लिखा है, आपको मैंने इधर प्रॉपर्ली लिखा है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर खुद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट बायज रॉ मटेरियल, कन्वर्ट देम इनटू फिनिश आइटम, देन सेल इट टू द कस्टमर। बिजनेस दैट मेक देयर ओन प्रोडक्ट मस्ट प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आपको बताता है कि इट शोज द कॉस्ट ऑफ रनिंग और मेंटेनिंग द फैक्ट्री। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो मैंने आपको बताया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके 2 तरह के खर्चे आते हैं। अगर आपने कॉस्ट अकाउंट्स में से पढ़ा हुआ है तो आपको वो याद होगा, उसमें हमने 2 तरह के खर्चे पढ़े सर, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इधर भी उसी तरह के खर्चे, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता होगा जो सीधे प्रोडक्ट में आपको शो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपकी शर्ट है, शर्ट में सामने हमें दिख रहा है जो कपड़ा है, दैट इज आर डायरेक्ट कॉस्ट। अब हमें शर्ट में सामने दिख रहा है जो बटन है, दैट इज आर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई विद द स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ आउटपुट। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 2 शर्ट बनाने के लिए 4 मीटर लगेगा, 3 शर्ट बनाने को 6 मीटर लगेगा, अगर 4 शर्ट की बात करें तो 8 मीटर लगेगा, 5 शर्ट की बात करें तो 10 मीटर लगेगा। मतलब कि जैसे जैसे मैंने कॉस्ट जैसे जैसे मैंने यूनिट्स बढ़ाए वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई।
अब डायरेक्ट इसमें क्या क्या आ गया आपका, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। 3 डायरेक्ट मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको कॉस्ट शीट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में याद रखना रॉयल्टी भी आते हैं। मैं जानबूझ के एग्जांपल रॉयल्टी भी रखी है क्योंकि बड़ी बार ना ये एमसीक्यू आता है कि हाँ रॉयल्टी कौन सा एक्सपेंस है। सर रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बात करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ डायरेक्ट कॉस्ट का सभी का टोटल अगर हम करें तो उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट हमारी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, दैट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में वो शो नहीं होती, वो इनडायरेक्टली अंदर होती है लेकिन उसकी कॉस्ट लगी होती है। इसको हम थोड़ा सा फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ठीक है, आप इधर से देख सकते हो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर घुसे नहीं हुए हैं लेकिन प्रोडक्ट बनाने में जरूर काम आया। आप देख सकते हो रेंट एंड रेट्स है फैक्ट्री के, ठीक है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है, लेबर है, वेजेस है, लाइट हाउस है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये चीज ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन मोटो क्या है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। इट हेल्प्स इन improving the cost effectiveness of a manufacturing activities. The cost of finished goods are then transferred from this account to trading account. मतलब कि पहले इसमें क्या बनना है सर, हमारा पहले इसमें बना मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनेगा ट्रेडिंग, सर ट्रेडिंग के बाद हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा क्या बनेगा सर, बैलेंस शीट। अब देखो ट्रेडिंग में आपको याद होगा, ट्रेडिंग में हम डालते सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज डालते थे। लेकिन अगर हम पहले मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम क्या डालेंगे, पहले ओपनिंग डालेंगे, ओपनिंग के बाद हम इसमें डालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आंसर आया होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आंसर आया होगा वो हम इधर डालेंगे। अब बात करते हैं हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप सभी को पता होगा पहले इसका मेन मोटो क्या है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मोटो है सर जीपी पता करना। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सर उसका मेन मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता करना। बात करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद द रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हम बात करें आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है उसमें रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस आता है। जो फाइनल गुड्स है ना वो आपका ट्रेडिंग में आता है एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग में आपका क्या आता है सर, फाइनल गुड्स, जो हम ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट कैसे है। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कैसे बताया सर, आपने अभी बताया था डेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं। तो पहला काम यही करना है आपने, सबसे पहला काम क्या करना है सर, आपने पता करना है कि आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया है, मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। ये करो, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम पता चल जाएगा। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं आप देख सकते हो, ये हमने डायरेक्ट खर्चे ऐड किए तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड है, मतलब कि ऊपर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े ना जी सर, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो आपका डेबिट साइड का ही आ जाएगा। और अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ओपनिंग स्टॉक दिया तो वो डेबिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक दिया तो क्रेडिट साइड। ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि ओपनिंग में से एक्चुअली में माइनस करते तो इधर माइनस शो नहीं करो, एक दोनों को दूसरी साइड डाल दो, ऑब्वियस बात है वही होगी। मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिया हुआ है आपका ओपनिंग वाला तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, अगर क्लोजिंग वाला है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। आप सीसी से याद रखो, डी से याद रखो, ठीक है। ओपनिंग वाला कहां पे आएगा सर, डेबिट साइड, और क्लोजिंग वाला कहां पे आएगा सर, क्रेडिट साइड। बात करते हैं अब बाय प्रोडक्ट्स की। एक चीज होती है बाय प्रोडक्ट्स, अगर बाय प्रोडक्ट्स के भी आपसे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको उधर से कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको भी आपने इधर से लेस करना है, लेस का मतलब क्रेडिट साइड डालना है। अब सर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ध्यान से देखना, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी प्रोडक्ट विच हैज ए वैल्यू ऑन सेल। मतलब कि आप कभी कभी इस तरह की ऐसी प्रोडक्शन करते हो, आपका मेन प्रोडक्ट तो बीच में से निकलता है लेकिन कुछ ऐसा रेसिजुअल सा कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जिसका हमें कुछ कबाड़ की वैल्यू मिल जाती है, जिसे हम थोड़ा सा बेच के पैसा आ जाता है। जैसे कि मैंने तो एग्जांपल लिखी है, मोलेसिस इज द बाय प्रोडक्ट इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग। जब हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है मोलेसिस, वो थोड़ा गम टाइप होता है, गम चिपक टाइप होता है, तो उसको हम आगे बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर मैन्युफैक्चर करने गया, शुगर का पूरा मुझे खर्चा पड़ रहा 100 रुपए का, और मोलेसिस को मैंने बेचा तो मुझे पड़ा 10 रुपए, तो 100 में से मैं 10 रुपए माइनस कर दूंगा तो मैं शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में 90 रुपए डालूंगा, ना कि 100 रुपए डालूंगा। ठीक है, तो मतलब कि बस आपने मेन चीज यही याद रखना, बाय प्रोडक्ट वो होता है सर सेकेंडरी, मेन आइटम से रिलेटेड नहीं है। जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सेकेंडरी वे में वो हमसे बाहर निकलता है, वो हमसे एक तरह से प्रोड्यूस हो जाता है। तो
अगर आपका ये जो प्रोडक्ट है इसकी कुछ बेच के कुछ कीमत मिलती है तो उसको आपने इधर आके माइनस कर देना, मतलब कि क्रेडिट साइड डाल देना है। तो अब हम टोटल इधर करेंगे डेबिट का टोटल, ठीक है, एक बार दिखाता हूं। हाँ सर, हम इधर करेंगे डेबिट का टोटल, क्रेडिट के टोटल में से माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। होप सो क्लियर होगा। इसका आंसर हमेशा आपको मैं बता दूं आपका इधर ही आएगा और इधर से आपका डेबिट साइड शिफ्ट हो जाएगा इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। अब ना एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे मैं चाहता हूं कि आपके सारे मन की जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाए। तो वो आशंकाएं हम कैसे दूर करेंगे? एक सिंपल सा प्रश्न सॉल्व करके। तो बात करते हैं सर, ये आपको एक प्रॉपरली एक क्वेश्चन दिया हुआ है विमल पान मसाला की ओर से, मिस्टर विमल। तो ये आपका पूरा डाटा है, हमने इसकी मदद से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। जी सर, कैसे बनाएंगे? अभी सर आपने पहले बताया, हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंजप्शन लिखते हैं। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन कैसे आ जाएगा सर? आपका इधर ओपनिंग दिया हुआ है, जी सर, क्लोजिंग भी दिया है, जी सर, और साथ में परचेजेस भी दिया है। आप देख सकते हो 1,70,000 में से 1,90,000 काटे तो -20,000, -20,000 8,20,000 में से माइनस करते तो 8 लाख बच जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारा जो डेट रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा 8 लाख आ गया। आप इधर से देख सकते हो, यही चीज हमने की है। अब हम बात करते हैं अपना वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस कितने सर? 16,000 सर हमारा आ जाएगा डेबिट साइड। अगर क्लोजिंग वाले की बात करें सर, हमारा ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। आप देख सकते हो हमने इधर डाल दिया, डेबिट साइड ये आ गया और क्रेडिट साइड ये आ गया। सर अब हम आगे बात करते हैं अपने हायर परचेज ऑफ मशीन 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अब मशीन की हायर परचेज पे हमने 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, मतलब हमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर। तो ध्यान में रखना, देखो एक ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का दूसरा नाम है, ये एक को याद रखना, प्रोडक्शन अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का दूसरा नाम है प्रोडक्शन अकाउंट, ये भी दूसरा इसका नाम है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब कहता है जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उस पे 0.60 हमने हाई पर चार्जेस देने हैं। एक तरह से आप लगा लो रेंट देना है हमने मशीन का। तो आप 5 लाख का 0.60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर? 3 लाख आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया हायर परचेज, हायर चार्जेस, ठीक है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस। अगर डायरेक्ट वेजेस की बात करें 0.80 है मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस पहले आपको पता होना चाहिए पड़ा कितने हैं सर। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 12,000, आप इधर देख सकते हो क्लोजिंग कितना है 12,000। तो जो हमारा 0.40 है उसको हम 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा डायरेक्ट वेजेस है कॉन्ट्रैक्टेड पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड 0.80 को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो इधर आपने डाल देना है, मतलब कि आपके वेजेस कितने लगे हैं, ठीक है। ये आपके आ गए वेजेस। रिपेयर मेंटेनेंस ये आ गया जो आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब कुछ जब हमने डाल दिया, अब हमने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल। जी सर, डेबिट साइड का हम क्या करेंगे सर? टोटल। इसमें से हम माइनस कर देंगे 20,000, तो आपका आंसर आएगा 19,800,000। तो दैट इज आर ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा शिफ्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारा ये है। होप सो क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आपको किसी भी बुक में ना इसके 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, कहीं भी कोई भी बुक आप ले लो, कहीं बुक में तो इसके क्वेश्चन होंगे ही नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उधर से तभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपके रेलिवेंट हो सकता है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यू। देखो इसके एमसीक्यू भी कुछ खास बन नहीं पाए, मैंने आपको जैसे बताया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बड़ी सी बुक्स में 2 से ज्यादा क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो जो मेरे से एमसीक्यू बने हम इधर डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। बात करते थे पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है? सर जीपी तो कतई नहीं हो सकता, उसका मेन पर्पस जीपी तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मेन मकसद है सर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना कि हाँ मेरी कीमत कितनी लगी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर व्हाट डज प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड इन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड होती है? कहता है फैक्ट्री पावर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ट ऑन रॉ मटेरियल की ऑल ऑफ दिस। तो आपको बता दूं ये तीनों की तीनों कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर सही रहेगा। अब बोलते हैं प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, फिनिश गुड्स की वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान से सोचो, फैक्ट्री कॉस्ट में सर हमारे आते हैं तीनों की तीनों डायरेक्ट,
ठीक है, तीनों के तीनों डायरेक्ट आते थे, तो इधर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक ही मिल रहा है, दैट इज ए ऑप्शन। तो फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस इज द राइट वन। प्राइम कॉस्ट इन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज इक्वल टू, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है? बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन तो इधर ही गलत। दूसरा बोलता है ऑल फैक्ट्री कॉस्ट, सारी की सारी फैक्ट्री कॉस्ट बोलता है। दूसरा बोलता है डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट ओनली। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑल फैक्ट्री कॉस्ट तक आता है, लेकिन इधर प्राइम कॉस्ट वर्ड यूज किया तो सारे के सारे डायरेक्ट आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट ओनली, ठीक है। इधर से आपका इनडायरेक्ट आ गया तो ये गलत हो रहा था। आगे बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज इंक्लूडेड इन विच हेडिंग। अगर हम बात करें आपका कैरेज आउटवर्ड की, देखो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है सर हमारा कैरेज आउटवर्ड होता है कैरेज ऑन सेल्स। तो कैरेज ऑन सेल है, ये तो हमारा ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग में तो मदद नहीं कर रहा, तो ये हमारा कौन सा खर्चा सर? सेलिंग वाला खर्चा है। तो इसका आंसर रहेगा सर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आर क्रेडिटेड टू। तो मैंने अभी बताया, हमने ऊपर पढ़ा फॉर्मेट में पढ़ा कि क्रेडिट साइड पे किस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो कहां पे क्रेडिट होते हैं? टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगा? ध्यान से सुनना। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपका इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? दैट इज आर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। जो ऑफिस की इक्विपमेंट है उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रही है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम, ठीक है सर। अब इसमें से हमने बतानी है प्राइम कॉस्ट। जी सर बताइए प्राइम कॉस्ट। तो देखो दो डायरेक्टों में मिल रही है, तो 1200 प्लस 700 1900 हो गया। अब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हो गए एक तरह से। तो इसको अगर हम 100 प्लस करें तो आपका कितना होता है? 2000। फैक्ट्री ओवरहेड को हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? बी ऑप्शन। हाउ इज द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड इन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपकी इंक्लूड की जाती है? तो आप सभी को पता होगा प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड ऑन करते हैं, फिर जाके बनता है इसका काम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड को तो प्रेफरेंस दिया करो, हम बड़ी बार ना जल्दबाजी में नॉट वर्ड ही खा जाते हैं और उधर ही अपना नंबर खा जाता है एग्जामिनर। तो बात होती है कौन सा इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। तो बात करें वेजेस ऑफ ए ऑफिस मैन इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड। 11th क्वेश्चन, विच आर द स्टॉक फिगर्स शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो स्टॉक फिगर्स कौन से आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो होते हैं? ध्यान से सुनना, मैं गारंटी देता हूं आपके मन में जो ख्याल आ रहा है ना वो गलत है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट आते हैं, दो तरह की आपकी इन्वेंट्रीज आती है, दैट इज योर रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखना फिनिश गुड्स नहीं आते, फिनिश गुड्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विद स्टॉक इज शोन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही है सर। जी सर बनता है। तो उस टाइम पे कौन सा स्टॉक हम शो करते हैं? ये तीनों के तीनों स्टॉक आते हैं इसमें, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? डी ऑप्शन। होप सो आपको क्लियर होगा। तो यही थे हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते थे, वो मैंने आपको इधर करा दिए। होप सो इसमें भी आपको जो कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। इतना सही है, ये कुछ टॉपिक कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है, छोटा सी टॉपिक है। आप अगर बुक भी खोलोगे तो बुक में भी आपको 2-3 पेजों का मिलेगा, लेकिन मैंने अपने एंड से आपको एक्स्ट्रा ही करा दिया, सब कुछ नॉलेज दे दिया है। तो यही चाहता हूं कि आपको इसके रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू आ जाए, थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर देना। थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ही है ये, जैसे हमने कॉस्ट शीट में आंसर की थी वैसा ही है ये। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिन्होंने अभी तक नहीं किया लाइक जरूर कर ले, और अगर आपको कोई भी शंका आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तो गाइस मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि।